रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, आत्मबोध। कहानी सुनाने से पहले हमेशा की तरह आप सबों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, आत्मबोध। आंगन में कदम रखते ही अपना बरसों पुराना चीर परिचित जीर्ण शीर्ण मकान निखिल को गहरी आत्मीयता से भर गया। जैसे बरसों पुराना कोई अंतरंग मित्र अचानक ही गले आ लगा हो। जिस पथरीले आंगन में वह खेल कर बड़ा हुआ था, अम्मा के से ढेरों डांटें सुनी थी, दुलार पाया था और भैया और भाभी की स्नेहिल छाँव में पला बढ़ा था, जिसके कोने कोने में उसके शैशव से लेकर युवावस्था तक के स्मृति चिन्ह बिखरे पड़े थे। उसे लगा वह आंगन आज भी वैसा ही था जैसा वह छोड़ गया था, सिवाय अम्मा द्वारा लगाए गए उस आम के बिरवे के, जो अब बड़ा होकर मंजरियों से ढक गया था। तभी उसकी नज़र बरामदे में बैठी चावल चूनती भाभी पर पड़ी। वह हमेशा की तरह तल्लीन होकर चावल चुनने में लगी हुई थी। उन्हें आभास भी नहीं हुआ कि निखिल उनके पास तक आ गया। जैसे ही वह भाभी के पैर छूने के लिए झुका, चौंक कर सर उठाते ही उनकी नज़र सामने पड़े निखिल पर पड़ी। उसे यूँ अचानक अपने सामने पाकर मारे खुशी के उनकी आंखें भर आई थीं। निखिल, तुम? और आगे के बोल अवरुद्ध गले में अटक कर रह गए थे। निखिल के अंदर भी कुछ भीगने लगा था। तभी किसी के आने की आहट पाकर कमरे से भैया की आवाज़ आई थी। कौन आया उमा? निखिल, अपना निखिल आया है। अब तक भाभी ने तो अपने को संभाल लिया था, पर उसे देखकर भैया अपने आप को नहीं संभाल पाए थे। पैर छूने के लिए झुके उनके दोनों हाथों को बीच में ही थाम उन्होंने निखिल को अपने गले से लगा लिया था। फिर तो दोनों भाइयों की आंखें निःशब्द बरसने लगी थी। अंतस में दबा बरसों पुराना कोई प्यार का सोता फूट पड़ा था। कितने दिनों बाद निखिल इस तरह से भैया के गले लग रहा था। अम्मा के 13वीं के बाद जो यहाँ से गया था, आज 5 वर्षों बाद ही लौटा था। वह भी दिल में कितने ही सवाल छिपाए, पर भैया के गले लगते ही सभी शिकवे खुद ब खुद तिरोहित होने लगे थे। अब तो जिस मकसद से आया था उसे सोचकर भी उसे गहरी ग्लानि हो रही थी। 5 वर्षों बाद वह भैया और भाभी से मिलने या अपनी भतीजी सीमा की शादी में हाथ बटाने नहीं आया था। वह तो अपनी पत्नी सुमन के 5 वर्षों तक समझाने के बाद हिम्मत जुटा भैया से अपने पूरा पुश्तैनी ज़मीन के 2 एकड़ में से अपने हिस्से का 1 एकड़ मांगने आया था। सुमन को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी तंग हालत के कारण भैया सारी ज़मीन बेचकर शादी में खर्च कर दे। वह भी पत्नी की बातों में आ गया था और भैया से हिस्सा मांगने आ पहुंचा था, जिनके बलबूते पर ही वह इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाया था। भैया की बदौलत ही वह आज पटना और रांची जैसे शहरों में फ्लैट, महंगी गाड़ी और सारी सुख सुविधाएं जुटा पाया था। आज उसी भैया से अपना हिस्सा मांगने आ गया था। पापा की अचानक मृत्यु के बाद अम्मा को तो पूरी तरह टूट गई थी। तभी ही भैया ने अम्मा के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों के बिखरते अस्तित्व को संभाल कर परिस्थिति का सामना करने का साहस न किया होता तो वे लोग जाने क्या क्या मुसीबतें झेल रहे होते। पुश्तैनी ज़मीन का तब तो शायद एक टुकड़ा भी न बचता। न जाने क्यों भैया के पास बैठते ही उसकी स्वार्थ की डोर ढीली पड़ने लगी थी और वह फिर से संबंधों के जाल में अटकने लगा था, जो कभी प्यार और विश्वास से बंधे इस परिवार की पुख्ता नींव थे। जब तक दोनों भाइयों के बीच संवादहीनता की स्थिति समाप्त होती,
भाभी चाय बना लाई थी। थोड़ी देर में अविनाश भी आ गया। यह उसका वही लाडला भतीजा था जिसका कभी भैया से अधिक उससे जुड़ाव था। वह अपनी हर ज़रूरत और जिद अपने काकू से ही पूरी करवाता था। अब धीर गंभीर युवक नज़र आ रहा था। उसे आज भी याद है कि उसे आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद था। आइसक्रीम पाने के लिए आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनते ही वह दौड़ पड़ता और उसके पीछे भागती भाभी। बीच में ही भाभी उसके गला खराब होने का डर दिखाकर रोक लेती। अगर वह घर में होता तो भाभी की सारी बहानेबाजी पर पानी फेर उसकी डांट को अनसुना कर उसे आइसक्रीम दिलवाता। छोटा सा अभी देर तक आइसक्रीम का आनंद उठाता रहता और वह उसके चेहरे पर फैली खुशी और तृप्ति को देखकर एक अवर्णनीय आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता। वही अविनाश आज उसे देखकर हमेशा की तरह अपनी खुशी का इजहार करने के लिए शोर मचाने के बदले खामोशी से हल्की मुस्कान बिखेरता उसकी बगल में आ बैठा था। उसकी उदास मुस्कान और निखिल के चेहरे पर टिकी निष्कपट निगाहों में जाने क्या था कि उसकी उन निगाहों ने उसे पानी पानी कर दिया। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? उसने गुमसुम वातावरण को हल्का करना चाहा। उसके पूछते ही अविनाश की आवाज़ में उत्साह आ गया। काकू, मैं इस वर्ष IIT के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए होने वाले परीक्षा में चुन लिया गया हूँ। लेकिन अचानक उसकी आवाज़ में आया उत्साह ठंडा पड़ गया। लेकिन क्या? पापा इस वर्ष मेरा नामांकन नहीं करवाएंगे। दीदी की शादी जो है। निखिल को लगा जैसे आकाश से उसे किसी ने झरबेरी के पेड़ पर फेंक दिया हो। उसकी आत्मा लहूलुहान हो चुकी थी। जिस सच को अब तक जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, वही उसके सामने आ खड़ा हुआ था। भाई की राज में कभी उसने सारे सुख उठाए थे। आज उन्हीं के बच्चे ऐसी आर्थिक विपन्नता का सामना कर रहे थे। उसे यह सोचकर भी आत्मग्लानि होने लगा। जब वह IIT की इसी प्रवेश परीक्षा में सफल हुआ था, यही भैया कितने खुश हुए थे। अम्मा ने दबी जुबान में भैया को मना भी किया था। नवीन, ऐसी परीक्षाएं भी तो होती हैं जिसमें नौकरी ही मिल जाती है। निखिल को वही परीक्षा देने दे, इसे नौकरी मिल जाएगी तो तेरा हाथ बटाएगा। आखिर तू इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के खर्च कैसे संभाल पाएगा? अभी दो बहनों को ब्याहना भी तो है। कौन सा तुम्हारे पापा कारू का खजाना छोड़ गए हैं? पर भैया कहाँ मानने वाले थे। अम्मा, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। जैसा होगा सब संभाल लूँगा। पर निखिल की पढ़ाई पूरी करवाने के ही दम लूँगा। बीच बीच में संजीव होकर उसके हृदय को कचोटने लगे थे। दिल के दौरे से दूसरी बार जीवन दान पापा को अपनी मृत्यु का अंदेशा हो गया था। जाने क्या सोचकर उन्होंने भैया और अम्मा के विरोध के बावजूद 20 वर्ष के भैया को अपनी मित्र की बेटी के साथ ब्याह दिया था। मृत्यु से सिर्फ एक दिन पहले बोले थे, जब मैं नहीं रहूँगा शकुंतला, मेरे यही दोनों बेटे बहू तुम्हारा ख्याल रखेंगे। खामोश और उदास बैठी अम्मा के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई थी। उन्हें अपने इस सौतेले बेटे बहू पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वहीं उसके पापा का विश्वास अटल था, जो अंततः सच साबित हुआ। पापा के इस दुनिया से विदा होते ही भैया ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ जिस तरह पूरे परिवार को संभाला, अम्मा की भैया के प्रति सोच ही बदल गई। क्या नहीं किया भैया ने उन लोगों के लिए। पुरानी किताबें बेची, घर घर दूध पहुंचाया, फिर उन्हें एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। शाम को जगह जगह हिसाब किताब करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करते, थोड़े थोड़े पैसों के लिए ढेर सारी मेहनत करते। यह भी नहीं सोचते कि उनकी नई नई शादी हुई है और भाभी के भी कुछ अरमान होंगे। स्वभाव से ही शांत भाभी कम जीवट की नहीं थी। वह भी जो है उतनी ही मेहनत करती थी। कभी भी अपने किसी काम के लिए उन्हें भैया से शिकायत नहीं थी। उल्टे भैया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम में जुटी रहती।
एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती। ऐसा लगता कि उन लोगों ने अपनी सारी इच्छाओं को परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर दिया हो। उसके इंजीनियरिंग में नामांकन के समय जब अधिक रुपयों की ज़रूरत पड़ी, बिना मांगे ही भाभी ने अपने सारे गहने भैया को सौंप दिए थे। अम्मा के गहने और ज़मीन को हाथ तक नहीं लगने आने दिया था। यह कहकर कि अम्मा के गहनों और ज़मीन की ज़रूरत नेहा और निशा की शादी में पड़ेगी। भाभी को इस तरह अपना सर्वस्व निछावर करते देख अम्मा चुप नहीं रह सकी थी। जिस सौतेले बेटे को हमेशा अपने प्यार से वंचित ही रखा था, दुर्भाग्य के ऐसे कठिन क्षणों में उसका अपने सौतेला भाई बहनों के लिए त्याग और प्यार देखकर उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। बहू, ऐसी नादानी मत कर, अपने शरीर से गहने मत उतार। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। एक बार गहने शरीर से उतर गए फिर नहीं बन पाएंगे। निखिल का नामांकन अगर नहीं हो सकेगा तो न सही, पर अपनी चादर से इतना अधिक पैर मत फैला कि तेरा जीवन ही संकट में पड़ जाए। आप परेशान मत हो। हमारा दुख सिर्फ उतने ही दिनों का है जब तक निखिल की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। एक बार निखिल अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगेगा तो ढेरों गहने बनवा लूँगी। और भैया और भाभी अपने सारे फर्ज पूरे कर पापा की कसौटी पर खरे उतरे। निशा और नेहा की शादी हैसियत से ज़्यादा दहेज देकर की। उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। वे तीनों जो आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, यह सब उन दोनों के त्याग का ही तो परिणाम था। कभी निखिल के दिल में भी कितने बड़े बड़े अरमान थे। भैया और भाभी के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी, पर भाभी की तरह सुमन ने भी उसका साथ दिया होता तो आज वह यूँ नज़रें चुराता न फिरता। पढ़ाई समाप्त होते ही उसकी नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी। घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया था। सुमन के घर से उसके लिए शादी का प्रस्ताव भी उन्हीं दिनों आ गया था। जाने उन लोगों ने ऐसा क्या जादू कर दिया था कि निखिल के बार बार मना करने के बाद भी अम्मा और भैया ने हाँ कर दी थी। आधुनिक रंग ढंग में रंगे होने के बावजूद सुमन शादी के समय पूरी तरह परिवार को समर्पित बहू नज़र आती थी। अम्मा यह सोचकर कि बड़ी बहू की तरह छोटी भी धैर्यवान और समझदार मिल गई है, फूली नहीं समा रही थी। पर अम्मा की यह सोच जल्द ही बदलने लगी थी जब सुमन ने भाभी को अपना आदर्श बनाने के बजाय अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। वह अपनी पढ़ाई, रूप और मायके के वैभव जैसी सामान्य सी बातों में भी भाभी से स्पर्धा रखने लगी। लोगों द्वारा की जाने वाली भाभी की प्रशंसा उसे अपना अपमान लगता। भाभी में जो त्याग और कर्मठता और अपनों के लिए निस्वार्थ प्रेम जैसी गुण थे, उसे वह दिखावा लगता। ईर्ष्या से दग्ध वह हर समय भाभी में कमियां ढूंढती रहती। हमेशा जोर तोड़ बैठाकर उसे अविभाज्य परिवार को अपना और सौतेला में बांट अम्मा को अपनी तरफ करने की हर संभव कोशिश करती। लेकिन इस तरह वह अम्मा से और भी दूर हो जाती। सीधी साधी भाभी सहमी सहमी सी रहती। सुमन को समझाने की निखिल की सारी कोशिशें बेकार हो जाती। उसके ईर्ष्यालु स्वभाव पर लगाम लगाना उसके बस में नहीं था। सुमन का भाभी के प्रति ओछा व्यवहार अम्मा को गहरे तक मर्माहत कर जाता। निखिल नहीं चाहता था कि सुमन के कारण अम्मा को कोई चोट पहुँचे, इसलिए अम्मा की नज़रों में उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करता रहता। उसकी यही कोशिश उसे अम्मा की नज़रों में गिराने लगी थी। अम्मा ने कभी भैया को सौतेला समझ बचपन में कितनी दूरी बनाई थी, उतनी ही अब वह उनके साथ जुड़ रही थी। भैया के बदले वह उनका व्यवहार अपने सगे बेटे निखिल के प्रति सौतेला होने लगा था। वह अम्मा से बेहद प्यार करता था, इसलिए अम्मा का सौतेला व्यवहार उसके लिए सज़ा के समान था। जब भी अम्मा को समझाने की कोशिश करता, उसकी अगण्य आँखें उन्हें भून कर रख देती। वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जिसे न अम्मा समझ पा रही थी न सुमन। न चाहते हुए भी वह सबसे दूर होता गया और अपनी नई गृहस्थी में डूबता चला गया। अम्मा का सारा व्यवहार, सारा प्यार अब भैया के लिए था। अपना सुख दुख वह भैया और भाभी के साथ ही बांटती और अपने सारे काम सअधिकार भाभी को सौंपती।
और बहुत चाहता कि अम्मा उनके पास रहे। सुमन भी समझाती उन्हें कि निखिल के पास रहने के लिए, पर अम्मा 2 दिनों से ज़्यादा उन लोगों के पास नहीं टिकती। निखिल के घर मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार भैया के साथ अंत तक जुड़ी रही। सुमन समझे या न समझे, वह अच्छी तरह समझता था। अम्मा भैया भाभी के आड़े समय में निभाए गए फ़र्ज़ को ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनकी जगह भैया और भाभी को घर में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। तब सब कुछ समझते हुए भी अम्मा और सुमन को समझाना उसके बस में नहीं था। अम्मा की मृत्यु के बाद वह करीब ही टूट गई, जिससे संबंधों में आई कटुता के बाद भी भाइयों को जोड़े रखा था। इन 5 वर्षों की दूरी में दोनों भाई एक तरह से बेगाने हो गए थे। वह अतीत के पलों में यूं ही डूब जाने कब तक बैठा रहता अगर सीमा ने आकर उसकी तंद्रा नहीं भंग की होती। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह अपनी किताब कॉपी समेटती अंदर के कमरे में चली गई थी। तभी उसे बाहर बरामदे से भाभी और अविनाश के बहुत धीमे स्वर में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वह ध्यान से सुनने पर उसे समझ में आया कि भाभी अविनाश से उसके ट्यूशन के पैसे मांग रही थी। निखिल के इतने दिनों बाद घर आने पर वह रात में रूखा सूखा खाना नहीं बनाना चाहती थी। सुनते ही निखिल को लगा धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। एक गहरी आत्मवेदना से उसकी आत्मा छटपटा उठी। अपने बेटे के लिए जहाँ उसने 2-2 ट्यूशन लगा रखे थे, वहीं अविनाश अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए न जाने कितने ट्यूशन पढ़ा रहा था। वह कुछ सोच कर उठा। भाभी, कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ। हाँ, जाओ, सब तुम्हारे विषय में पूछते रहते हैं। वह किसी से मिलने की बजाय बाज़ार की तरफ बढ़ चला। जब घर लौटा तो बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आया था। देखते ही भाभी पहले की तरह ही उसकी फिजूल खर्ची पर बिगड़ गई। बरसों बाद भाभी की डांट खाकर उसे लगा संबंधों के धागे उलझे थे पर टूटे नहीं थे। रात खाने के समय कुछ इधर उधर की बातों के बाद सहसा भैया उससे बोले, निखिल, अपनी 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 1 एकड़ ज़मीन सीमा की शादी के खर्चों के लिए बेच रहा हूँ। 1-2 दिनों में पैसे मिल जाएंगे। बाकी बची तुम्हारे हिस्से की 1 एकड़ ज़मीन अब तुम संभालो। गांव की ज़मीन से ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, इसलिए उसे तुम किसी को बटाई पर दे दो। अब मुझसे खेती का काम नहीं संभलता है। निखिल जैसे आकाश से गिरा। जिस ज़मीन के लिए सुमन इतने दिनों से जोर तोड़ बैठा रही थी, कितनी आसानी से भैया ने बिना मांगे ही उसे सौंप दिया था। एक गहरे अपराध बोध से पीड़ित वह नज़रें चुराता चुपचाप उठकर सोने चला गया था। रात में भाभी ने उसके सोने की व्यवस्था अम्मा के कमरे में ही कर दी थी। भाभी ने अम्मा का कमरा और चीज़ों को वैसे ही सहेज कर रख छोड़ा था जैसा कि उनके जीवन में हुआ करता था। अम्मा के शीशम के पलंग पर लेटते ही उसे गहरी आत्मीयता का अनुभव हुआ, पर नींद आँखों से कुछों दूर थी। एकांत में विश्लेषण करता उसका मन आत्मग्लानि की पीड़ा से व्यथित हो रहा था। रह कर अम्मा की स्मृति उसके दिल पर हथौड़े बरसा रहे थे। उसे लग रहा था कि अभी किसी कोने से क्लांत शरीर अवसन चित लिए अम्मा आँखों में ढेरों शिकायतें संजोए उसके पास आ बैठेंगी और उसके पास अपने स्वार्थी फैसलों का कोई जवाब नहीं होगा। क्या जवाब देगा? जीवन में अपनी इच्छित ऊंचाइयों को पाने के बाद उसने उसी पायदान को ठोकर मारी थी जिसके सहारे वह वहां तक पहुंचा था। आज पहली बार उसे अपनी खुदगर्जी का इतनी शिद्दत से आत्मबोध हुआ था। सुबह उठने से पहले उसने मन ही मन एक निर्णय कर लिया था। अभी वह इतना गया गुजरा नहीं हुआ था कि पत्नी की बातों में आ भैया भाभी की सहायता से मुंह मोड़ लेता। सुबह जब तक वह नहा धोकर तैयार हुआ, भाभी ने उसके मनपसंद आलू मेथी बनाकर रख दिए थे। गर्मा गर्म पुड़ियाँ तलती भाभी से वह बोला, भाभी थोड़ी सी पुड़ियाँ तल देना रास्ते के लिए। मैं आज ही अविनाश के साथ कानपुर जा रहा हूँ, उसका नामांकन इंजीनियरिंग में करवाने। फिर तो वह भैया और भाभी के किसी अगर मगर के सामने नहीं रुका था। अविनाश का नामांकन करवाने के बाद आते ही भैया को
ज़मीन बेचने से रोक सीमा की शादी की तैयारियों में जुट गया था। अपने खाते से पैसे निकाल जितनी अच्छी शादी की व्यवस्था कर सकता था किया। एक ही तो लड़की थी दोनों भाइयों के बीच, वह कैसे कोई कसर छोड़ता। इसी बीच अपनी छुट्टियां बढ़वाने के साथ साथ सुमन और अपने बेटे आशीष को भी बुलवा लिया था। पहुंचते ही सुमन को झटका सा लगा। उसका सारा पासा ही उल्टा पड़ गया था। एकांत पाते ही निखिल पर बरस पड़ी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। यहाँ जिस काम के लिए आए थे वह तो कर नहीं सके, उल्टे यहाँ रुक अपनी सारी जमा पूंजी लुटा रहे हो। मैं समझती थी तुम सुधर गए हो, पर तुम तो। तभी निखिल ने उसकी बात काट दी थी। इससे पहले कि तुम भैया और भाभी के लिए कोई अमर्यादित वर्ड शब्द का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी किसी बात से अपना फैसला नहीं बदलूँगा और अविनाश की पढ़ाई का खर्च तब तक उठाऊँगा जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। भैया भी यदि सिर्फ अपने लिए सोचते तो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि हम सभी सुखी रह सके। तो क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, मेरी बात मानो तो तुम्हें एक सलाह दूंगा। भाभी की बहुत बखिया उधेड़ ली। अब एक बार अपना स्वार्थ का चोला उतार अपने फ़र्ज पूरा करके देखो कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। लोगों की नज़रों में तुम्हारा कद खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हें भाभी को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा उठाने के लिए सैकड़ों बहाने नहीं गढ़ने पड़ेंगे। सीमा को अपना कर देखो, बेटी के लिए तरसते तुम्हारे मन को कैसी तृप्ति मिलती है। उसकी बातों से अवाक रहकर सुमन को वहीं बैठा छोड़ वह अपने काम में लग गया था। थोड़ी देर बाद निखिल को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ था कि सुमन शादी के कामों में पूरी तरह व्यस्त थी। हर बात भाभी से पूछ कर बड़े उत्साह से कर रही थी। विदाई के दिन तक वह उसी लगन से कामों में लगी रही। इस दौरान सुमन को भी निखिल की आंखों में अपने लिए वही प्यार और सम्मान नजर आया जिसके लिए वह अब तक तरसती रही थी। अपनों के सुख दुख से दूर वह हमेशा अपना ही सुख तलाशती रही, फिर भी उसकी खुशियाँ हमेशा अधूरी ही रही। आज वर्षों बाद उसकी खुशी पूर्ण हुई थी। विदाई के समय जब सुमन अपना प्रिय जराऊ सेट सीमा को पहना उसे गले से लगा रो पड़ी, तब निखिल को लगा कि आंसुओं के साथ बरसों से उसके मन पर जमा कलुष भी धुल गया है और आकाश में फिर से चांद उगाया है अपनी शीतलता बिखेरने। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी आत्मबोध। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।